वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आई होप आप लोग ने होली बहुत अच्छे से मनाया होगा। नाउ बैक टू योर वर्क। वर्क क्या, जो आपका मेंस होने वाला है। फिर से आपने एक लंबा रिफ्रेशमेंट, एक बहुत अच्छा ब्रेक लिया है। अब जो आपको फोकस करना है, ये लास्ट मंथ जो बचा आपका मार्च और अप्रैल, इसमें आपको अपने मेंस के आंसर राइटिंग और साथ साथ में करंट अफेयर्स। तो जो हमारा सीरीज चल रहा था 71 क्वेश्चंस फॉर 71st बीपीएससी मेंस, उसी चीज में हम आज डिस्कस करेंगे जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, यूएस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। और आप हमेशा न्यूज में देख रहे होंगे कि आज 4th डे वॉर है, 5th डे वॉर है। भारत का फॉरेन पॉलिसी, भारत का अप्रोच, भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, तो उसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी हमेशा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट रहता है उसी को लेकर क्वेश्चन पूछती है। तो अगर यूएस ईरान और मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या वेस्ट एशिया में अगर भारत के फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखें, तो क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली, द ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पोजेस मल्टी डायमेंशनल challenges for India, including energy security, diaspora safety, regional connectivity, analyze। तो आप हमेशा पढ़े होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स में कि वेस्ट एशिया भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे क्या क्या चैलेंजेस है, वो तो हमेशा एक कॉमन चैलेंजेस बना है, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है, द ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, उस ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो भारत का जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न बना हुआ है भारत का एनर्जी को लेकर, उस सब एरिया को हमें समझना है, भारत का क्या अप्रोच होना चाहिए। फिर उसके हम चैलेंजेस के बाद हम उसकी चीज को एनालाइज करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के पहले अगेन वही हमारा स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर जो भी है, पहले हमें कुछ बेसिक चीज को समझना होगा। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि वेस्ट एशिया इतना इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट क्यों बना हुआ है। जैसे आप देखे होंगे कुछ साल पहले इंडो पैसिफिक एक जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट बना हुआ था, क्योंकि वहां पे चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा था। उसको काउंटर करने के लिए यूएसए और इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग एलाई बनाया, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्वाड जैसा ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, भारत के सागर पॉलिसी की हम बात करते हैं। नाउ द जियो पॉलिटिकल शिफ्ट फ्रॉम इंडो पैसिफिक टू द वेस्ट एशिया। तो जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एरियाज है जो आपको पहले समझना होगा, तब आप ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो वेस्ट एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझिए इसके लोकेशन को लेकर। जब हम इसके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करते हैं, हमेशा आपको इस एरिया को समझने के लिए तीन सेक्शंस को समझना होगा, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक। जब हर एरियाज को, अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो यही तीन एरियाज है जो आपको समझना होगा, वेस्ट एशिया की बात करें, यूरोप की हम बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें, तो ये तीन सेक्शन है जो आपको हमेशा समझना होगा। अब हम जियो स्ट्रेटेजिक की बात करें, स्ट्रेटेजिकली वेस्ट एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली वेस्ट एशिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट जियो इकोनॉमिक। और एक पॉइंट डाल सकते हैं आप यहां पे, जियो सिक्योरिटी। ये तीन चार एरियाज है, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा तो आपको करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बेसिक अप्रोच है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब हम वेस्ट एशिया को देखेंगे, फर्स्ट वी हैव टू सी द मैप। अब इस मैप के थ्रू हम सब समझ सकते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो सिक्योरिटी, जियो इकोनॉमिक। हम जब जियो स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं तो व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस क्यों इतना ध्यान रखे हुए है कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद कर दे, न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बने, ये सब जियो स्ट्रेटेजिकली यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, इनर्जी, साथ साथ में द हैविंग द सॉवरेन वेल्थ फंड, वाइल के ऊपर कंट्रोल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिकल। एंड जब हम जियो एनर्जी की बात करें या जियो इकोनॉमिक की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एंड द लास्ट जियो सिक्योरिटी, क्योंकि इंडियन ओशियन में वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स है, चौक पॉइंट जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब चौक पॉइंट्स, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो एनर्जी सप्लाई है, उसको रोक दिया जाएगा। इसलिए आप हमेशा सुन रहे होंगे कि इंडिया की एनर्जी क्राइसिस
बहुत नियरेस्ट है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरीके से वहां पे डिस्टरबेंस या वॉर जैसा सिचुएशन होने के कारण बहुत दिक्कत हो रही है। तो फॉर दैट रीजन वेस्ट एशिया हमें समझना होगा, तब हम जाके इस ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट को समझ पाएंगे। तो जब हम जियो पॉलिटिकल की बात करते हैं या हम जियो स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्री, ईरान, ओमान, सऊदी, यूएई, इराक, इजराइल, दिस ऑल आर द जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज। हर कंट्री का अपना एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है एंड दे प्ले क्रिटिकल रोल इन द जियो पॉलिटिक्स। तो अगर हम ईरान की बात करें, ईरान का अगर आप लोकेशन देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है आपको सेंट्रल एशिया के लिए। इसलिए भारत हमेशा यहाँ पे ईरान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस निभाती है और हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशनल लिंक है। जैसे हम पर्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात हो रही है या हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो भारत का एंशिएंट लिंक है। और यहाँ आप कह सकते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस 13 अगस्त तक भारत ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता था। आफ्टर द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि ईरान हमारा एक एक्सटेंडेड नेबरहुड बन गया, लेकिन 13 अगस्त 1947 तक ईरान हमारा एक क्लोज नेबर था। ठीक, तो भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे चाबहार पोर्ट की बात करते हैं। इसलिए भारत यहाँ पे आईमेक, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करता है। इसलिए भारत यहाँ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर रहा है। तो भारत के लिए भी जियो स्ट्रेटेजिकली वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत के लिए कि हमारे डायस्पोरा अराउंड 9 to 10 मिलियन डायस्पोरा लिविंग इन दिस एरिया, और वहां से हमें बहुत सारे रेमिटेंसेस आते हैं। तो फॉर दैट रीजन वेस्ट एशिया इज ऑलवेज सेंटर फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो जीसीसी में आते हैं, और भारत वहीं से अपने 60 to 70% एनर्जी जो वो है यहीं से सप्लाई करती है। नेचुरल गैस तो 90% यहीं से सप्लाई होता है। तो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और हमारे डायस्पोरा को ध्यान में रखते हुए। अगर हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो ये हमेशा यूरोप का बैकडोर बोला जाता है, और दिस प्ले क्रिटिकल रोल एक एंट्री टू द यूरोप। तो स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली अगर यहाँ पे कोई भी क्राइसिस होगा तो इसके जो भी एक्सटेंडेड नेबरहुड होंगे उसके ऊपर असर पड़ता है। इसलिए वेस्ट एशिया में हमेशा भारत चाहता है कि काम हो, पीस हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा वेस्ट एशिया में टर्बुलेंस हो। इसके बहुत सारे फैक्टर जो मैंने आपको बताया, डायस्पोरा, एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पे अगर फोकस करें तो भी यहाँ पे वेस्ट एशिया सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं द ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। जब हम ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, when we talk about triangular conflict, अब इस ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट में एक हो गया ईरान, एक हो गया यूएस और एक हो गया इजराइल। ये दोनों कंट्रीज नहीं चाहती है कि ईरान बिकेम द न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इसलिए उन्होंने इससे पहले जो आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे होंगे, दे वांट टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ ईरान। और ईरान हमेशा थ्रू द रिपोर्ट्स आल्सो, आईएई के रिपोर्ट्स के हिसाब से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से, ईरान लगभग 70% न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर चुका है। एंड टू बिकेम ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट उनको सिर्फ 90% करना है। तो जो समय लगता है ये 70% पहुंचने में ही लगता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, 90% में ज्यादा नहीं लगेगा। इन द बिटवीन ऑफ द वॉर दे कैन बिकेम द न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अगर जिस दिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया ईरान, तो अब वहां पे आप बैलेंसिंग पावर देखेंगे, वहां पे पावर बैलेंस होगा। इसलिए इजराइल कभी नहीं चाहेगा कोई भी अरब नेशंस बिकेम द न्यूक्लियर वेपन स्टेट, and through the help from the USA, Israel want to destroy Iran nuclear enrichment program। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कभी भी आप देखिएगा ईरान को लेकर यही चीज है। यूएसए क्लेम करता है कि वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे वांट टू डिस्ट्रॉय, दे वांट टू डिस्टर्ब द, वो यूएसए का फॉरेन पॉलिसी है टू काउंटर द जियोपॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल। तो ये यूएसए ऐसा कहती है। अब बात हो गया कि ईरान में ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
तो एक तरफ ईरान वर्सेस ईरान के तरफ कौन कौन है, तो चाइना है, जो एंटी यूएस होगा वो ईरान के तरफ होगा, रसिया है। ये दो इंपॉर्टेंट पावर कंट्रीज हैं जो ईरान के तरफ है, दे वांट टू सपोर्ट। अब सवाल ये होता है कि भारत कहां है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दे ऑलवेज वांट मल्टी अलाइनमेंट। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यूएस है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे ईरान है। तो ईरान के साथ भारत का स्ट्रॉन्ग रिलेशन से आफ्टर द 2009 दिल्ली डिक्लेरेशन हो या तेहरान डिक्लेरेशन हो, उसके बाद हमारा रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया एंड ईरान बिकेम द स्ट्रेटेजिक थिएटर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया अगर जाना है तो हमारे लिए सबसे अच्छा एक्सेस कौन सा है, ईरान। क्योंकि हम अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस है उधर उसके थ्रू नहीं जा सकते, हम पाकिस्तान के थ्रू नहीं जा सकते। फॉर दैट रीजन ईरान इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल एज द एनर्जी सिक्योरिटी। और ओवरऑल हम वेस्ट एशिया की बात करें तो ईरान भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया यहाँ पे क्या अप्रोच रख रहा है, इंडिया यहाँ पे अप्रोच रख रहा है विश्व बंधु, फ्रेंड्स ऑफ ऑल, एनिमी ऑफ नन, और मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच भारत का है। तो दिस ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट वेयर मेक स्ट्रॉन्ग क्राइसिस। अब क्राइसिस कहां आएगा, तो भारत क्राइसिस आएगा एनर्जी सिक्योरिटी पे, दूसरा भारत के डायस्पोरा पे, एंड थर्ड रीजनल कनेक्टिविटी पे, जो मैंने अभी सारा चीज डिस्कस किया। अब ये तीनों एरियाज है भारत कैसे अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि भारत का पूरा एनर्जी लगभग 60 to 70% कहां से आता है, वेस्ट एशिया से आता है, जिसमें सबसे डोमिनेटिंग एरिया कौन सा है, जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के 6 इंपॉर्टेंट कंट्रीज, साथ साथ में ईरान। तो ये क्राइसिस में आ सकता है डायरेक्टली। दूसरा हम डायस्पोरा की बात करते हैं तो 9 से 10 मिलियन भारतीय कहां पे रहते हैं, वेस्ट एशिया में रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां है, जीसीसी कंट्रीज में। तो डिस्टरबेंस होगा तो वहां से लोग निकल के भारत में आएंगे और जो वहां से हमें रेमिटेंसेस आता है उसकी क्राइसिस होगी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे असर पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट है रीजनल कनेक्टिविटी। मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था रीजनल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी जैसे आईमैक, आईएनएसटीसी, चाबहार पोर्ट, तो ये सब असर पड़ रहा है द टर्बुलेंस, द ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। ये भारत के लिए तीनों इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको ध्यान में रखना होगा व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, एनर्जी सिक्योरिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब तक आपको सारे बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम एनर्जी की बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीसीसी। कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो ईरान और आईमैक को लेकर है, आईएनएसटीसी को लेकर है। अगर हम डायस्पोरा की बात करें तो वेस्ट एशिया में, सऊदी में, यूएई में तो 4 से 5 मिलियन पीपल्स रहते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। भारत के लिए ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इंडियन ओशियन। टेररिज्म को ध्यान में रखते हुए, रेडिकलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, सेपरेटिज्म को ध्यान में रखते हुए इंडिया हमेशा चाहेगी टू वांट टू प्रोटेक्ट, एंड दिस ऑल आर द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया हो या गल्फ ऑफ ओमान हो, ये दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। भारत हमेशा यहाँ पे पीस और अपना कंट्रोल आएगा, इसलिए भारत हमेशा यहाँ पे सागर पॉलिसी की बात करता है। So these all are the overview to understand the triangular conflict and impact on India's foreign policy और important areas. अब क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं रिगार्डिंग का इसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा। When we talk about the इंट्रोडक्शन कैसा लिखना चाहिए, तो आप यहां पे अगेन कोड को शुरू कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट कोट रिगार्डिंग द डिप्लोमेट्स, रिगार्डिंग द पॉलिटिकल थिंकर्स या आईआर के स्कॉलर्स, उनके से शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शुरू कर सकता हूँ, एस जयशंकर का सबसे इंपॉर्टेंट है
परमानेंट इज नथिंग इन geopolitics. Only one thing is permanent, that is national interest. अब लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड आपको याद नहीं करना, ये बेसिक आप ऐसे कोड यूज कर सकते हैं कि परमानेंट इज नथिंग, ना एनिमी ना फ्रेंड, एक ही चीज परमानेंट है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। तो इस चीज को अगर आप ध्यान रखिएगा तो आपको लगेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं इन द वेस्ट एशिया। अब अगर फिर से आते हैं कि वेस्ट एशिया इज बिकेम ए न्यू जियोपॉलिटिकल theater where India is emphasizing on look west पॉलिसी। अब देखिए यहां पे लुक वेस्ट पॉलिसी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए हमेशा वेस्ट एशिया में लुक वेस्ट एशिया जो पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत यहां पे 3 एक्सिस को पे काम करता है, या आप कह सकते हैं ट्राई डायमेंशनल अप्रोच। इसलिए भारत का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है विद एवरी पोल्स, क्योंकि सब अलग अलग पोल्स हैं वेस्ट एशिया में। तो भारत का जो लुक वेस्ट पॉलिसी है उसमें आएगा पहला एक जो अप्रोच या एक जो पिलर है वो है ईरान, दूसरा जीसीसी कंट्रीज जिसमें 6 कंट्रीज आ जाती हैं, सऊदी, कुवैत, बहरीन, यूएई, और थर्ड इज इजराइल। आप देखिएगा तीनों अलग अलग पोल है, इसके रिलेशंस इसके साथ अलग है क्योंकि सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, इनका रिलेशन इसके साथ अलग है क्योंकि ज्यूज और अरब के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट लगता है। इसलिए भारत का जो लुक वेस्ट पॉलिसी है वो 3 डायमेंशंस पे काम होता है। इसलिए आप देखिएगा सबके साथ डिहाइफिनेशन और अलग मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच किया जाता है भारत के द्वारा। ईरान के साथ इसराइल का बहुत खराब रिलेशन है, लेकिन उतना ही आप देखिएगा इसराइल के साथ भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ईरान के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो दिस लुक वेस्ट पॉलिसी गिव द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रिगार्डिंग द 3 डायमेंशनल अप्रोच। अब बॉडी पार्ट में आइएगा, जब हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे इंपैक्ट कर रहा है एनर्जी सिक्योरिटी पे। तो आपको मैंने शुरुआती दौर में बताया एनर्जी सिक्योरिटी तो 80% हमारा यहीं से आता है। इसमें आप एग्जांपल में जीसीसी का लिख सकते हैं, यूएई का लिख सकते हैं, कतर का लिख सकते हैं जहां से नेचुरल गैस आता है, डायस्पोरा 9 to 10 मिलियन पीपल्स रहते हैं, और रीजनल कनेक्टिविटी में आईमैक, INSTC सबका एग्जांपल लिख सकते हैं। तो दिस इज द बॉडी पार्ट जो हमने अभी पूरा कंसेप्ट समझा। अब आएगा कि आपको एनालाइज करना, तो हाउ इंडिया विल बी काउंटर दिस। तो भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट है लुक वेस्ट पॉलिसी, उसके बाद रीजनल अप्रोच, हर कंट्री के साथ अपना अपना अलग अप्रोच अपनाती है भारत। जैसे इंडिया और ईरान में चाबहार, इंडिया इजराइल के साथ बहुत अच्छे से अपने रिलेशंस डेवलप किया। अभी भी देखिए होगा इस युद्ध शुरू होने से पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल विजिट पे गए थे, एंड भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी इज वन ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल विजिट किए थे 2017 में। तो भारत अपना यहाँ पे अलग अलग रीजनल अप्रोच रखती है अलग देशों के साथ। यूएई के साथ आपने देखा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है भारत का, सऊदी के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसमें हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बात करते हैं। तो ये एनालाइज करना है कि हाउ इंडिया प्लेइंग रीजनल बैलेंसेस, रीजनल अप्रोच या बैलेंसिंग अप्रोच रिगार्डिंग द वेस्ट एशिया। यूएसए के साथ भी हमारा अलग अलग रिलेशन है अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें। तो ये एरियाज आपको पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे
सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वेस्ट एशिया में, तो भारत को लेकर आईमेक को लेकर आप बताइएगा क्या क्या डेवलपमेंट्स है, आईएनएसटीसी को लेकर, चाबहार पोर्ट को लेकर। तो दिस ऑल आर द एरियाज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना अच्छे से हम अपने रिलेशंस को बैलेंस कर सकते हैं एंड काउंटरिंग द 3 क्राइसिस फॉर इंडिया, एनर्जी, रीजनल कनेक्टिविटी एंड द डायस्पोरा। और लास्ट में जब हम बात करते हैं कंक्लूजन, तो कंक्लूजन कितना अच्छा आप लिख सकते हैं, अगेन मैंने बहुत बार डिस्कस किया। तो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट्स कंप्लेक्स जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट, इसलिए मैंने आपको लुक वेस्ट पॉलिसी में 3 पोल समझाया। मस्ट मेंटेन इन वेस्ट एशिया, सेफगार्डिंग एनर्जी सप्लाईज, प्रोटेक्टिंग लार्ज डायस्पोरा, प्रिजर्विंग स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी, चाबहार आईएनएसटीसी, कैलिवेटेड मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, मल्टी वेक्टर अगेन सबके साथ अलग अलग अप्रोच based on strategic autonomy and regional stability. So this is the way to understand and how to write 71st बीपीएससी मेंस के जो क्वेश्चंस आएंगे, और 100% इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और भारत का अप्रोच क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। तो अगेन एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं थ्रू मैप। सी दिस इज ईरान, कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हो रहा है, इजराइल के साथ, और दूर में कौन बैठा हुआ है, दूर में बैठा हुआ है यूएस। ये पूरा गेम प्लानर है यूएसए का। सबसे कोर प्रिंसिपल्स क्या है, नॉट एनी हाउ, कुछ भी हो जाए टिट फॉर टैट, ईरान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देना है। अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट ईरान बन गया तो अगर वहां पे जो हेजीमनी है, जो डोमिनेंस है यूएसए का, वो खत्म हो जाएगा और वहां पे बैलेंस हो जाएगा। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि वेस्ट एशिया में डिस्टरबेंस हो, क्योंकि अगर डिस्टरबेंस होगा, अगर वहां पे क्राइसिस होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसी को होगा तो वो भारत देश को होगा, क्योंकि वहां पे 3 इंपॉर्टेंट एरिया है, एनर्जी, डायस्पोरा और साथ साथ में कनेक्टिविटी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के बारे में हम देखिएगा तो मल्टी वेक्टर अप्रोच इसलिए अपनाते हैं। तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड कि इशू क्या है और कैसे हमें डील करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कर फिर से क्वेश्चंस आएंगे टू कंप्लीट होल करेंट अफेयर सीरीज फॉर द 71st बीपीएससी मेंस। तो अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।